नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी से बीजेपी का डर आज एक बार फिर से संसद में नजर आया। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अचानक ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के कम से कम 70 सांसदों ने ओम बिरला के पास जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी के इस अलोकतांत्रिक आचरण पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई थी, तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं सदन में आता हूं तो मोदी नहीं आते हैं, यानी मोदी राहुल का सामना करने से बचते हैं। जबकि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ सदन में रहें तो सोचिए भारत की लोकतांत्रिक छवि कितनी सुंदरता के साथ नजर आएगी। लेकिन बीजेपी को शायद इसी सुंदरता से तकलीफ है, तभी तो राहुल गांधी को बेवजह बोलने से रोका जा रहा है। इससे पहले जब कुंभ पर मोदी ने बयान दिया था, तब भी आप याद कीजिए, और राहुल गांधी उस वक्त बोलना चाहते थे तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज बात कुछ ज्यादा बढ़ गई और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब टीएमसी सांसद ने भी इस पर अपनी नाराजगी दिखाई है, जताई है। उधर बिहार में भी बीजेपी को झटका लग सकता है, या लग रहा है कह सकते हैं, क्योंकि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और उसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों शामिल हुए। इससे पहले जिस तरह नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी की, उसमें भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के महिला विरोधी चेहरे को उजागर किया है। वहीं उत्तर प्रदेश आइए तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ घिर रहे हैं और अखिलेश यादव ने तो उन्हें आउटगोइंग सीएम करार दिया है, यानी ये योगी का आखिरी कार्यकाल है। ये भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने कर दी है। साथ ही कानून व्यवस्था के मसले पर भी योगी को अखिलेश ने घेरा है। एक तरफ बीजेपी सौगाते मोदी जैसा अभियान चलाकर अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ बीजेपी की संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक छवि उसी की कोशिशों पर पानी फेर रही है। आज किस तरह राहुल गांधी ने इस अन्याय के बारे में कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए, और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, क्योंकि वो बनाना पड़ा है। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट, मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक? मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है।
तो काफी दुखी, काफी निराश नजर आ रहे हैं यहाँ राहुल गांधी और सीधा पोल खोल रहे हैं सरकार की सत्ता पक्ष। और ओम बिरला संसद में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और स्पीकर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उनके रवैये से राहुल गांधी नाराज और निराश हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी जब सदन में बोलने की कोशिश कर रहे थे और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने ही जा रहे थे, लेकिन ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित की और अपने आसन से उठकर चले गए। इससे पहले सदन में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। केसी वेणुगोपाल के भाषण के बाद ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया और सदस्यों के व्यवहार पर टिप्पणी की। खासतौर पर राहुल गांधी को संबोधित करते हुए काफी कुछ कहा। सुनिए किस तरह की समझाइश आज लोकसभा में अध्यक्ष ने दी है, ओम बिरला ने दी है। जरा सी को सुन लीजिए और यहां से आपको कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है और क्यों राहुल गांधी यहां नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए यहां पर ओम बिरला को। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना दिए अपना फैसला और निकल लिए। ये है भारत का लोकतंत्र और लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं। वहां पर उस मंदिर का मुख्य पुजारी जो है वो हैं ओम बिरला। यानी अगर उस हिसाब से ही आजकल बहुत मंदिर, मस्जिद, हिंदुत्व और सनातन की बातें होती हैं, उसी आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें यहां कह रहे थे, केसी वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे थे, उनको टोक कर रोक कर ओम बिरला वहां अपनी बात रखते हैं और सीधा निशाना कुछ रूल रेगुलेशन का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी को निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि वे तो आराम से बैठे हुए थे और जैसे ही वो जवाब देने के लिए खड़े हुए, बिरला ने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जिससे विपक्षी सदस्य सारे हैरान रह गए। ओम बिरला यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को बोलने से क्यों रोका गया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आज एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, उसने लोकसभा में उपनेता, उसमें जो हैं गौरव गोगोई भी हैं, आप जानते हैं उपनेता हैं गौरव गोगोई राहुल गांधी के बाद लोकसभा में, और महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। कांग्रेस पार्टी व्हिप जो हैं वो मणिकम टैगोर हैं और लगभग 70 दूसरे सांसदों में शामिल ये तमाम नेता गए और इन लोगों ने अपनी शिकायतें सीधे स्पीकर ओम बिरला के सामने रखी। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, और आगे जब हम चर्चा करेंगे उस चर्चा को भी सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे यहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है उसका नमूना है ये दोस्तों। जो बात कह रहे हैं ओम बिरला जी, बहुत कुछ नियम कायदे तमाम चीजें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले कम से कम ये तो सुनते, कि ये तो बता देते कि आखिर मुजरिम ने वहां पर किया क्या है, उसका अपराध क्या है। अपराध आपने बताया नहीं और सजा सुना दी। खैर, शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए राहुल गांधी के पक्ष में अपनी बात रखते हुए। मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ही हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, हम तमाम लोगों के लीडर हैं और वे बहुत ही सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो। तो राहुल गांधी को ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी जब बोलने की कोशिश कर रहे थे वो, प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। मैं स्पीकर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये कब तक करेंगे आप?
कब तक रोकेंगे? ऑपोजिशन में जहाँ एक से एक दमदार नेता है, चाहे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के लोग हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, सारे लोग हैं, हमारे प्रसून बनर्जी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, कल्याण है, शौकत राय हैं वहां पे, जून का तो कल सुनाई स्पीच ने, इतनी बढ़िया बढ़िया, उसी तो कांग्रेस में एक से एक बढ़िया स्पीकर्स हैं, गोगई हैं वहां पे, आपको ये वो जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी है अपना केरला का वेणुगोपाल, कितना बढ़िया आदमी, कितना बढ़िया बोलता है, प्रेम बाबू है वहां इतने अच्छे। तो ये रोकने का ये कब तक चलेगा? यू कांट फूल ऑल द पीपुल ऑल द टाइम, हर बार ऐसा नहीं चलेगा। थैंक यू। तो हर बार ऐसा नहीं चलेगा। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, बहुत जरूरी मुद्दे की बात कह रहे हैं। ये बात यहां कह रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा। इधर उत्तर प्रदेश आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपने अलोकतांत्रिक आचरण पर घिर गई है। आज आगरा में समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद रामजी सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि उनके राणा सांगा वाले विवाद पर नाराजगी थी। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव ट्वीट है अखिलेश यादव का, ये ट्वीट देखिए। आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है, तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है, या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहचान कर दंडित करें। नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ यह सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। इधर बिहार चलिए, बिहार में आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है, क्योंकि कल उन्होंने राबड़ी देवी का अपमान किया था। वहीं आज मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी विरोध में भी तेजस्वी यादव शामिल हुए और उनका साथ दे रहे थे उनके पिता लालू प्रसाद यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुन लेते हैं। अपनी बात यहां रखते हुए वक्फ बिल पर कैसे घिरी हुई है नीतीश कुमार, घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी घिरी हुई है, कैसे नीतीश कुमार के अलावा तमाम नेता घिरे हुए हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेजस्वी यादव की बातें, और इन सब बातों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं कि ये बजट सत्र है, और बजट सत्र में अपने आप में मनी बिल अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है। और इन सब के बीच आखिर लोकसभा अध्यक्ष क्यों एलओपी को घेर रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुनिए जरा तेजस्वी यादव उधर वक्फ बिल पे क्या कह रहे हैं। इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के अलोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल, अलोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था, और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ
हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। तो सुन रहे थे आप, वक्फ बिल के विरोध में एक धरना प्रदर्शन, उसमें शामिल हुए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव। और तेजस्वी यादव को भी आप सुन रहे थे, पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे, चाहे विधानसभा हो या संसद हो, दोनों जगहों पर हमने अपनी बात रखी है। यह सब कुछ बिहार की राजधानी पटना में आज हुआ। तो बीजेपी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा दोस्तों खुलकर उजागर हो गया है और विपक्ष इसे और भी उजागर कर रहा है, और इसमें इंडिया गठबंधन फिर से सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अब किस तरह अपने लोकतांत्रिक होने को साबित करेंगे नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि राहुल गांधी को रोककर आखिर ओम बिरला या मोदी सरकार क्या कुछ यहां जतलाना, बताना, दिखाना और साथ साथ साबित करना चाहती है यह सरकार और मोदी जी। जरा ये सब भी हम समझते हैं। संसद से लेकर सड़क तक जो चल रहा है उस पर लगातार चर्चा, और चर्चा में आप हमारे साथ बने रहिए। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी, पंकज चतुर्वेदी जी और सुनील शुक्ला जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, संसद में आज हंगामा ही हंगामा, क्या कुछ देखे आप? शकील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। आता हूं उनके पास, लेकिन शकील जी की आवाज नहीं आ रही है। अमलेंदु जी सुन रहे हैं? अमलेंदु जी, क्या था संसद में? जब तक शकील जी आते हैं उनसे आंखों देखी सुनते हैं उनसे जी। संसद में राजीव जी जो हम लोग दिखाया यही था। एक तो राहुल गांधी जी कुछ बोल भी नहीं रहे थे, खामोश बैठे हुए थे, और स्पीकर महोदय आए और आकर भाषण दिया, और भाषण देकर राहुल गांधी के विषय में कुछ कहा कि नेता प्रतिपक्ष से भी उम्मीद की जाती है, मतलब ये समझाने की कोशिश की कि वो जो है किसी व्यक्ति का नाम ना ले, मतलब एक तरीके से दोषारोपण करने का काम किया लोकसभा अध्यक्ष ने कि यहाँ पिता पुत्री, माँ बेटी सब इस तरीके से रहते हैं, तो मतलब से कहा जाए कि असंसदीय शायद कुछ इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, ये उन्होंने दोषारोपण करने का प्रयास किया। और जब तक राहुल गांधी कहे कि आपने मेरे लिए कुछ कहा है, तब तक उठे और बस स्थगित करके चल दिए। उधर राज्यसभा में भी राजीव जी आज काफी कुछ हुआ, और इससे पहले जो है कल जो राज्यसभा में हुआ था, उसके बाद कल देर रात बैठक हुई थी जजों के मसले को लेकर फ्लोर लीडर्स की जगदीप धनखड़ साहब के चैम्बर में। और जगदीप धनखड़ साहब के चैम्बर में जो बैठक हुई, तो उसमें भी समझ में यही आ रहा है कि उसको लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं कि ये केवल जो है वो एक जज की जो घटना है उसके बीच में अपना क्या रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है सरकार की, किसी तरीके से सीधे न्यायपालिका को अपने कब्जे में लिया जा सके, क्या इसके लिए तैयारी कर रही है, और विपक्ष को साथ लेकर करना चाहती है ताकि ये बताया जा सके कि सबने मिलकर किया है। तो ये चर्चा का विषय जो शुरू हुआ, और कल सबने कहा कि भाई ये चर्चा जो है सदन में होनी चाहिए, स्पीकर के चैम्बर में नहीं होनी चाहिए, मतलब इनके राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में नहीं होनी चाहिए। ये राजीव जी हुआ। लेकिन जो बिहार में हुआ है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए राजीव जी की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रव्यापी अपना धरना प्रदर्शन करेगा वक्फ बिल के विरोध में, और जगह जगह वो राजधानियों में जो प्रदेशों की है वहां अपना धरना प्रदर्शन करेगा। आज जो था वो प्रदर्शन था उसका पटना में, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को न्योता दिया था कि आप इसमें कार्यक्रम में आइए।
नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पहुंचे और तेजस्वी यादव पहुंचे। और तेजस्वी यादव ने वहां जोरदार तरीके से बात रखी और कहा कि हम हर मसले पर आपके साथ हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी जाना था, लेकिन इमरान मसूद को जाना था। इमरान मसूद नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने भी अपना बाइट करके कहा। तो ये राजीव जी अब मसला बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी जिस तरीके से सवालों को उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब अब सरकार के पास नहीं है। तो ये अब देखने में आ रहा है कि किस तरीके से संसद को जो है स्थगित बराबर किया जा रहा है। तो आज भी यही देखने को हुआ। पहले बताया गया कि साहब वो टी शर्ट पहनकर आए हैं, तो टी शर्ट पहनने पर ही ऐतराज हुआ। तो अभी तक सदन के अंदर कोई ड्रेस कोड तो लागू हुआ नहीं है कि ड्रेस कोड होगा कि साहब सांसद जो है वो टी शर्ट में नहीं आएंगे, कुर्ते पायजामे में आएंगे, कि धोती पहनकर आएंगे, कि तहमत पहनकर आएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं। अब बहुत से लोगों की अपनी अपनी वेशभूषा लोग आते हैं। अब दक्षिण के लोग हैं वो तहमत पहनकर आते हैं। तो अब कल को ओम बिरला साहब कह देंगे तहमत पहन के आना जो असंसदीय है। तो आप कोई टी शर्ट पहन के आता है तो आप कह देते हैं ये सदन के अनुरूप नहीं है। तो ये सारी बातें राजीव जी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा स्क्रीन पर ले आइए, अगर शकील जी आ गए हैं तो। शकील जी नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। पंकज चतुर्वेदी जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, क्या कुछ है अगर संसद में, और सबसे बड़ी चीज कि आखिर राहुल गांधी पर सीधा निशाना क्यों? नहीं, एक्चुअल क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो गांधी सरनेम ही है। जिस प्रकार से सोनिया गांधी के बारे में निहायत घटिया टिप्पणी की गई और उसके बाद में कांग्रेस ने उस पर अभी विशेषाधिकार हनन का जो प्रपोजल दिया है अमित शाह के खिलाफ जयराम रमेश ने, वो एक बानगी है कि किस तरीके से ये लोग गांधी को आज में जो ओम बिरला का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, भाई बहन फलाना सो एंड सो, वो इनडायरेक्टली अटैक वही था। इसके पहले जो अभी अमलेंदु जी ने बताया कि टी शर्ट को लेकर उन्होंने जो बात कही, भाई हम तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबर्स टी शर्ट भी पहन के आए और इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड तो वहां पर है नहीं। असल में क्या है कि जो डर है, भारतीय जनता पार्टी संसद को एक अपने हाथ की कठपुतली बनाने पर टिका हुआ है जी। और अभी तक ऐसा था, पिछले 2 सत्रों में कोई एलओपी नहीं था तो थोड़ा सा उन लोगों को बहुत सारा संभावना मिलती थी। इस बार विपक्ष के सदस्यों की संख्या भी बहुत बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर टिकी हुई है। वो बैसाखी भी जो है, यदि वक्फ बोर्ड या इस तरीके के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ देते हैं तो उनका निहायत वोट बैंक स्लिप होना बिल्कुल तय है। ये सब चीजों को लेकर है कि वो जो संसद में मैं जो चाहूँ वो प्रस्ताव पारित हो जाए, मैं चाहूँ वो बिल पारित हो जाए। इसका तरीका यही कि सामने वाले को स्लेजिंग की जाए। जैसे क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लेजिंग करने के लिए मशहूर है कि वो सामने वाले को इतना इरिटेट करती कि या तो वो अपना खेल खराब कर लेगा या मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो असल उद्देश्य है वो गंदगी फैलाना है और अकेले ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आप विश्व में जितने राइट विंग पॉलिटिक्स है उनका नियम ये है कि एक झूठ बोलो, अफवाह फेंको और आगे बढ़ जाओ। आप सोचो कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश कल एक लोकसभा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 17 स्मार्ट सिटी है। भाई कहां है 17 स्मार्ट सिटी? लाइन एंड ऑर्डर की बहुत स्थिति बहुत अच्छी है। 40 लोग थे करणी सेना के नाम पर आज जो वहां पर आगरा में हुआ। आप गाजियाबाद में देखिए, वो नंद किशोर गुर्जर है, वो सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर को गाली बकता, यति नरसिम्हानंद चीफ मिनिस्टर को पूरे ब्यूरोक्रेसी को गाली बकते हैं। आप सरेंडर हैं तो ये कहां खड़े हैं? आप देखिए ना कि इन लोगों का तरीका क्या है। नंद किशोर गुर्जर को यहां इन्होंने भूपेंद्र सिंह ने नोटिस दिया, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी एक उज्जैन से एमएलए हैं चिंतामणि, उनको भी दिया क्योंकि उन्होंने भी मध्य प्रदेश सरकार पे हो कह रहा है कि जो गिरोह है, जिसको मैं राजनीतिक दल से ज्यादा गिरोह कहता हूं, गिरोह के अंदर धीरे धीरे अंदरूनी फूट और जंप करके फर्स्ट बनने की जो टकराव बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो अंदरूनी गुटीकरण है उसके टकराव हो रहे हैं। और उस परिस्थिति में ये लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी ऐसी चर्चा ना हो जिसके कारण कोई सीरियस डिसीजन, सीरियस टॉक निकल के आए, जिसमें ये बात आए कि विपक्षी दलों की कोई भूमिका है पार्लियामेंट्री इश्यूज को लेकर,
तो वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि ओम बिरला मेरे हिसाब से भारत के संसदीय इतिहास का सबसे घटिया स्पीकर रहा है, और उनका फिलहाल कंपटीशन जगदीश धनखड़ से चल रहा है, वो अपर हाउस के लिए और लोअर हाउस के लिए। यानी इस तरीके के उन्होंने हाउस के स्पीकर्स बनाए हैं कि जो लोग ऑटोक्रेसी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जो मैंने बोला है वही नियम है। उनका उद्देश्य हाउस चलाने के बनिस्पत ये है कि विपक्ष के लोगों को क्रश किया जाए, उनको सदन से बाहर किया जाए, उनको बोलने नहीं दिया जाए, उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पे जो बड़ा खतरा है, यही लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा है। जब संसदीय तंत्र ही को आप पंगु बना देंगे, तो आप 700 एमपी बना लो, 800 एमपी बना लो, डिलिमिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो। जैसा इराक में सदाम हुसैन के समय पार्लियामेंट चलती थी, 90% जो जीतता था वो जो कहता था सब कुछ होता, वही होगा यहाँ पर। जी राजू जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी जुड़ गए हैं आप। शकील जी आवाज आ रही है? जी आ रही। शकील जी जरा आप ही का इंतजार था, जरा बताइए क्या चल रहा था आखिर, और क्यों ये राहुल गांधी तो चुपचाप बैठे नजर आ रहे थे, राहुल गांधी पर इतना प्रवचन क्यों दे दिए ओम बिरला साहब? एक तरफा टिप्पणी करके स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 0 आवर चल रहा था, वो पूरी तरह आपत्तिजनक टिप्पणी है वो। और एक सामान्य सदस्य के बारे में भी अगर आप कुछ बोलते हैं, कोई सदस्य बोलता है तो उसे जवाब देने का मौका दिया जाता है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को अपना जवाब देने का, बात कहने का कोई मौका नहीं दिया गया। और बाहर आके राहुल गांधी ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, अलोकतांत्रिक है, और अभी नहीं हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है और मुझे नहीं बोलने दिया जाता। लोकसभा अध्यक्ष की जो टिप्पणी थी वो बहुत ही गंभीर थी, आपत्तिजनक थी। भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, इस तरह के उदाहरण देके उन्होंने सदन में एक संदेह पैदा करने की कोशिश की है, और लीडर अपोजिशन का संबोधित करके कि नेता प्रतिपक्ष से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम ये बताते हैं, बहुत जरूरी है ये बताना, कि बीजेपी के सांसदों ने उनसे क्या कहा, उन्होंने क्यों इस तरह की टिप्पणी की। जो भाई बहन का उन्होंने जिक्र किया, तो बहन प्रियंका गांधी भी लोकसभा की सदस्य हैं, और राहुल जैसे सबसे बात करते हैं, दूसरे सदस्यों से बात करते हैं अपनी पार्टी के, वो सत्ता पक्ष के लोगों से भी बात करते हैं, ऐसे ही बहन से भी करते हैं। और ये जो सहज भाई बहन का संबंध है, स्वाभाविक संबंध है, अस्वाभाविक बीजेपी के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और ये टिप्पणी इसीलिए थी कि आप बहन के साथ में इस तरह सदन में खुल के संवाद करते हैं, छोटी बहन से दूरी बना के नहीं रखते, लीडर अपोजिशन है आप, रोब रुतबे में अपने सदस्यों से बात नहीं करते, एक मित्र की तरह सहज व्यवहार करते हैं। ये जो आज टिप्पणी की है, कांग्रेस को इसका बड़ा कड़ा विरोध करना चाहिए। आज कांग्रेस के जो सदन में मौजूद सदस्य थे, करीब करीब सभी लॉबी में थे, उनको भी बुलाया गया, वो सब लोकसभा अध्यक्ष से मिलने गए और वहां उन्होंने अपनी गहरी आपत्ति दर्ज की। जो उपनेता है, राहुल नेता है, गौरव गोगोई उपनेता है उनके साथ, और कहा कि ये आपकी टिप्पणी जो है ये रिकॉर्ड में आई है जी, इसको हटाया जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। देखिए, यही लोकसभा अध्यक्ष थे और रमेश बिधूड़ी ने इसी सदन में गाली गलौज की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा के सदस्य रमेश बिधूड़ी ने बाकायदा गालियां दी थी, और एक सदस्य को नहीं, एक पूरे समुदाय को। और आज की घटना तो कुछ है ही नहीं जो हमने बताया आपको। तो या तो बीजेपी वाले
और खासतौर से लोकसभा अध्यक्षों की टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आई है, इसको बोले, साफ खुल के बोले, ताकि कांग्रेस के लोगों को, दूसरे लोगों को जवाब देने का मौका मिले कि आप इस तरह के सहज संबंधों पे, सहज आचरण पे इस तरह की टिप्पणी करके किस दमित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, किस कुंठित मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आप भारतीय समाज को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? जी देखिए, 10 साल जब बीजेपी विपक्ष में रही 2004 से 14 तक, उस समय जो सदन के विपक्ष के नेता का आचरण था वो तो बहुत ही गंभीर था। वो तो सीधे सीधे अध्यक्ष को चैलेंज करते थे। राहुल ने कभी चैलेंज नहीं किया उनकी अधिकार को, लोकसभा अध्यक्ष के। आज भी बाहर आके जब बोल रहे थे तो विनम्र भाव से ही बोल रहे थे वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए, कहीं पे भी एरोगेंसी नहीं थी उनके। लेकिन वहां तो वो अध्यक्ष को चैलेंज करते थे। मीरा कुमार को इसका जवाब देना चाहिए। कल वो बिहार वाली मीटिंग में थी मीरा कुमार मौजूद, और वहां उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने उन्हें हमेशा बड़े से बड़ा पद दे के नवाजा है, सब कुछ दिया है। 5 साल अध्यक्ष रही है वो, लास्ट अध्यक्ष वही थी 2019 से 24 तक। उन्हें बताना चाहिए कि सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष का आचरण कितना गंभीर हुआ करता था, कितना खराब हुआ करता था, और किस तरह उन्होंने उससे निपटा। और कांग्रेस के नेता या जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। और उससे पहले 1980 में केवल 2 सदस्य थे बीजेपी के, राजीव गांधी के टाइम में, लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया। उससे पहले इंदिरा गांधी तो विपक्ष के नेताओं से कहती थी कि बोलिए कुछ, आप बोलते नहीं हैं। सुनती थी, हाथ से पर्ची लिख के उन्हें पहुंचाती थी पीलू मोदी जी को जी कि चलिए इस पे बोल दीजिए, ये हमारा एक कमजोर पॉइंट है। और उससे पहले नेहरू वाजपेयी जी का परिचय कराते थे सबसे कि देखो ये हमारा युवा नेता है, देश का ये भावी प्रधानमंत्री बन सकता है। विदेशी प्रतिनिधियों से वो कहते थे अच्छा आपकी पार्टी का है, कहते नहीं नहीं विपक्ष का है मेरा, लेकिन अच्छा बोलता है, आगे बढ़ने की ललक है इसमें। इस तरह विपक्ष को संभाला संवारा, ग्रूम किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र है, कोई दुश्मनों वाला व्यवहार नहीं होता यहाँ पे। तो आज की जो ये टिप्पणी है ये बहुत ही खतरनाक है। राहुल को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। राहुल ने बहुत सही बोला, कुंभ जैसे मौके पर जिसका वो समर्थन करने वाले थे उस पर ही बोलने का मौका नहीं दिया उन्हें। क्यों? क्योंकि वो रोजगार की बात उठाने वाले थे, ताकि रोजगार की बात नहीं करें वो। तो ये जो है बताता है कि जो सबसे बड़ी बात है, इसके मूल में जो बात है इस सारे घटनाक्रम में, कि इन्हें राहुल बर्दाश्त नहीं है। लोकसभा से निकाला ही था, पिछली लोकसभा से राहुल को, संस्था खत्म कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए वापस आए हैं। अभी नागरिकता पे सवाल उठाया जा रहा है उनके, अभी गए थे, कल परसों गए थे नागरिकता वाले मामले में राहुल गांधी। तो ये राहुल बर्दाश्त क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल के अंदर एक साहस है, राहुल के अंदर एक निर्भयता है। जब सारा देश डर गया, सारी संवैधानिक संस्थाएं डर गईं, खुद बीजेपी डर गई, आरएसएस डर गई। जो आरएसएस कभी दावा करती थी कि मैंने बीजेपी को बनाया है, और वाकई बनाया था, दावा क्या करना, जी बीजेपी को चलाती थी वो डर गई। लेकिन एक आदमी नहीं डरा खाली, और राहुल के साहस ने पूरे देश में साहस का संचार किया है। वीरता के लिए भी कहा जाता है, बहादुरी के लिए भी कहा जाता है। ये भी एक छूत की बीमारी होती है, एक को देख के दूसरे में लगती है। सिर्फ भय ही एक दूसरे में नहीं फैलता है कि एक आदमी डरता है तो दूसरा भयभीत हो जाए। वीरता का भी यही हालत होता है, जब एक आदमी हिम्मत के साथ अपनी बात करना शुरू करता है तो दूसरे आदमी में भी साहस आता है। तो राहुल की इसी वीरता से डरते हैं, और इसीलिए राहुल के ऊपर एक गंभीर टिप्पणी की है। कांग्रेस को इसका पूरा जवाब देना चाहिए, और कम से कम कुछ वीडियो कांग्रेस वालों को थोड़ी मेहनत करना चाहिए, 2004 से 14 तक के निकालना चाहिए कि उस दौरान जो है नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार क्या था, बीजेपी के सदस्यों का व्यवहार क्या था, और मनमोहन सिंह का व्यवहार क्या था। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जो नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने तो एक ऐसा गंदा आरोप लगाया था मनमोहन सिंह के ऊपर जो कोई सोच नहीं सकता। कहा था मनमोहन सिंह ने हमारे पर फाइल फेंक दी। मनमोहन सिंह फाइल फेंक सकते हैं किसी के ऊपर? ये कह रही है नेता प्रतिपक्ष जिनको बड़ा
बीजेपी वाले आगे बढ़ाते हैं और कहते चलिए, हैं अब कि साहब सुषमा ऐसी जी नेता नहीं थी, है, वैसी सुषमा नेता थी। स्वराज जी नहीं है अब, जहाँ हैं वहाँ वो उनकी आत्मा को शांति दें भगवान, और अब इस दुनिया में नहीं है तो क्या ही बात करें। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ पहले, जी शकील जी, इस दुनिया में नेहरू जी भी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री थे, जी, उनका बिल्कुल। विदेशों में जाके अपमान करते हैं। जी। राजीव गांधी भी नहीं है, उनकी शहादत का अपमान करते हैं। इंदिरा गांधी की शहादत का अपमान करते हैं। बिल्कुल। सुषमा स्वराज जब नहीं रही थी तो सोनिया गांधी उनके घर गई थी शोक प्रकट करने, मृतात्मा के प्रति सम्मान प्रकट किया था। और ये वही सुषमा स्वराज थी जिन्होंने कहा था सर मुंडवा लूंगी, भूमि शयन करूंगी, चना चबेना खाऊंगी। मृत आत्मा के लिए सोनिया गांधी ने पूरे सम्मान के साथ उनके घर जाके शोक प्रकट किया था। तो ये सारी बातें राजनीति में इसलिए सामने आती हैं कि वो आपकी नेता प्रतिपक्ष थी, और आज नेता प्रतिपक्ष कह के आपने उन्हें संबोधित किया है बार बार। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जरा प्रशांत जी, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या हो गया है सत्ता पक्ष को, और उसमें भी राहुल गांधी से आखिर इतना डर क्यों? और राहुल गांधी यहाँ मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात आप 2-4 मिनट भी अगर बोलने दे देते तो यहाँ बात इतनी नहीं निकलती। आप एक तरफा कुछ रूल रेगुलेशन लेके आते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं रूल बुक से, और उसके बाद उठ के चले जाते हैं। दुनिया देख रही है, और भारत के इस जब संसदीय प्रणाली और खासकर जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चालू रहती है, प्रोसीडिंग, तो इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। यूट्यूब के ज़रिए, डिजिटल माध्यमों के ज़रिए, हम लोग भी लाइव करते हैं, उसके ज़रिए भी देखा जाता है। आखिर जगहसाई क्यों करवा रही है सरकार? देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इंडिया गठबंधन के नेता है, और एक बड़ी पार्टी के ओहदेदार नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। सरकार तो एक कॉमेडियन कुणाल कामरा से घबराई हुई है। आप देखिए ना कि कैसे हो रहा है। तो ये कारण क्या है? अचानक आप देख रहे हैं कि इतिहास के लोग आ गए, औरंगजेब, पता नहीं कौन कौन, संसद में ये हो रहा है। मसला क्या है? ये जरा हमको समझना पड़ेगा कि मामला क्या है। मामला ये है कि मोदी जी अत्यधिक दबाव में है, और मेरे ख्याल से अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में, पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा दबाव में है। पहला दबाव 240 का है, लेकिन दूसरे और दबाव है। एक दबाव अब नया आ रहा है, वो आरएसएस का दबाव आ रहा है कि आरएसएस जो है वो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट अब नहीं चाहता है। उसको लेकर बीजेपी के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। दूसरा, नंबर 2 कौन होगा, उसका सत्ता संघर्ष बीजेपी के अंदर चल रहा है। तीसरा बहुत बड़ा दबाव आ रहा है, वो ट्रंप की तरफ से आ रहा है। इनको बहुत उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद उनकी स्थितियां बड़ी जो है विश्व गुरु वाली इमेज है वो बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। और अब आप देखिए, आपको बता रहा लेटेस्ट बात क्या है। पहली बार ट्रंप, अमेरिका ने भारत को ड्रग ट्रैफिकिंग में स्टेट एक्टर्स का नाम लिया है। स्टेट एक्टर्स का मतलब गवर्नमेंट का नाम लिया है पहली बार। ये नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की तरफ से आया है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? जो अभी भारत आई, तुलसी गबार्ड। ट्रंप के आने के बाद ये रिपोर्ट आई है। पिछले साल तक उसमें चाइना का नाम आता था, पहली बार भारत का नाम आया है। वेनेजुएला से तेल अंबानी को आता था, उस पर भी रोक लगा दी है अमेरिका ने। रशिया का हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। 2 अप्रैल से टैरिफ में कोई रियायत नहीं है। तो इकोनॉमी के फ्रंट पे, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे बहुत अत्यधिक दबाव में है नरेंद्र मोदी। और उसके बाद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से एक दबाव आ रहा है, और उसी में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो किस्सा हुआ है नोटों के जलने का, उसकी आड़ में आप देखिए कि अचानक
जगदीप धनखड़ एक्टिव हो गए। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया है वो चलेगी, लेकिन उसके एवज में जो अमलेंदु जी बात कह रहे थे, उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का मंसूबा जो है पूरा प्रयास चल रहा है, पूरी एक बहस चलाई जा रही है किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को या सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अधीन लाया जाए। ये जो संविधान के मूलभूत जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके सिद्धांत को खंडित करने की बात हो रही है, और ये कब हो रही है? जब तक डीवाई चंद्रचूड़ थे तब तक इनको कोई दिक्कत सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी। दिक्कत अब हो रही है और दिक्कत आने वाले चीफ जस्टिस से भी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लाइन पे रखना चाहते हैं अपने। उसके बाद जो दूसरे दबाव है वो वक्फ बिल का दबाव है। अभी आप नीतीश कुमार को, तेजस्वी को हम लोगों ने सुना जी, उसका दबाव तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी से वहां पे दबाव नीतीश कुमार पे पड़ रहा है, दबाव चंद्रबाबू नायडू पे पड़ रहा है कि ये क्या करेंगे जी। क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी पॉलिटिक्स को खत्म करके बीजेपी का समर्थन जारी रखेंगे? तो इस तरीके के तमाम इकोनॉमी के दबाव हैं और राहुल गांधी का एक परमानेंट दबाव है, जो बात शकील जी कह रहे थे। तो ये तमाम दबावों के बीच मोदी साहब घिरे हुए हैं और चीजें उनके कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। अब वो कंट्रोल में कैसे आए, तमाम तरीके के नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। औरंगजेब उसमें बीच में लाया जा रहा है, कुछ और इतिहास के लोग लाए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि उनके हाथ से चीजें फिसल रही हैं, चीजें कंट्रोल में नहीं है। बहुत बड़ी उनको उम्मीद जो है वो थी अमेरिका से, वो बात साफ नहीं उनके हाथ में आ रही है। तो इसलिए तमाम सारी जो हलचल हमको दिख रही है, ओम बिरला की जो भाषा है बहुत ही अफसोसनाक है, जिस तरीके से वो इशारा कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ऐसी कोई आपत्तिजनक बात कभी बोल पाए हैं? बोल सकते हैं? संसद को छोड़िए, ऑफ रिकॉर्ड भी, कैमरा में भी, बहुत नाराजगी में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब तू तलाक हो जाती है रिपोर्टरों से, उसके बाद भी राहुल गांधी ने कभी तक कोई गैर मर्यादित बात नहीं बोली। और तमाम विपक्षी नेता कोई भी गैर मर्यादित बात नहीं बोलते हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं बिरला जी, और इशारा करके आप बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, और एक समस्या का तो मैं जिक्र करना भूल ही गया, जो सोशल मीडिया का एक्स हैंडल है, ट्विटर जो पहले था जी, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ग्रोक, उसने इनके पूरे सोशल मीडिया नैरेटिव में छेद कर दिया। इनका जीना मुश्किल हो गया वहाँ। सारे इनके झूठ जितने फैलाते हैं वो तुरंत बिखर जाते हैं। तो सबसे जो मूल बात है वो नरेंद्र मोदी अपने 11वें साल में अत्यधिक दबाव में है। 30 मार्च को पहली बार 11 साल में पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर जाके मोहन भागवत से बात करनी पड़ रही है। तो ये जो 56 इंच का गुब्बारा था, इसमें कई सारी सुई चुभ गई हैं। उसको आप राहुल गांधी को ओम बिरला के जरिए कुछ कहलवा कर उनको बोलने का मौका न देकर आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते जो डैमेज हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले 2 बाइट दिखाना चाहता हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी। पहले ओम बिरला को सुनते हैं कि आखिर संसद में चल क्या रहा था, क्या उन्होंने कहा है, और उसके बाद फिर राहुल गांधी को सुनेंगे। पहले ओम बिरला को सुनिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में
पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुन रहे थे यहाँ पर कैसे साफ साफ फैसला सुना के चले गए। इसके बाद बाहर निकलते हैं राहुल गांधी और वहाँ मीडिया के लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी, ये सुन लीजिए, फिर सीधे आएंगे सुनील शुक्ला जी के पास। सुनिए। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, क्योंकि वो लाना पड़ा है। डिस्टर्ब किया था। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट, मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। तो सुन रहे थे सुनील शुक्ला जी। यहाँ एक तरफ ओम बिरला साहब, दूसरी तरफ राहुल गांधी बाहर निकलकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए और कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद राजीव जी। वजह तो मुझे भी नहीं समझ में आई बिरला साहब की। जी, बिरला साहब ने किसी घटना का उल्लेख नहीं किया, प्रकारांतर से गंभीर टिप्पणी भी कर दी उनके ऊपर, जो उन्होंने बैकग्राउंड में बातें कही, लेकिन किन घटनाओं को उन्होंने, उनके किन आचरणों को लेकर के उन्होंने उसके मर्यादा के अनुकूल पाया और जिस नियम का उन्होंने उल्लेख किया उसके विपरीत पाया, उसका तो कोई उल्लेख नहीं किया। उस समय तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन 2 बजे के बाद क्या हुआ? जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस को इस विषय को लेकर के केवल चुप तो रह नहीं जाना चाहिए था। राहुल गांधी ने जो बातें सदन के बाहर कही हैं वह संसदीय कार्य का हिस्सा नहीं है। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई, 2 बजे आमतौर पर अगर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो ये कहेगा कि 2 बजे तो लंच हो जाता है, अगर बजट नहीं हो रहा है, कोई बहुत विशेष विधेयक में बात नहीं हो रही है तो 2 बजे लंच के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया। लेकिन अगर कांग्रेस को आपत्ति है, जो राहुल गांधी ने कहा, और आपत्ति होनी भी चाहिए, अगर आप कोई बात आपने कही और सीधे सीधे विपक्ष के नेता को इंगित करके आपने कहा और विपक्ष के नेता ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की और आप एब्रप्टली आपने मना कर दिया कि आपने स्थगित कर दिया सदन,
ठीक है, उस समय उन्होंने स्थगित कर दिया, लेकिन ये कोई अंतिम समय नहीं। तो फिर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। चूंकि मैं देखा नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 बजे के बाद कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस के लोगों को और विपक्ष के नेताओं को इस विषय को गंभीरता से उठाना चाहिए था। तब ये जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल, उसका पर्दाफाश होता। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट क्यों नहीं किया जाएगा? आज की स्थिति है कि आप सोचिए कि आप 2014 याद कीजिए, 2019 याद कीजिए, ये कहीं नारा सुनाई पड़ता था, मोदी 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 मोदी। आज क्या स्थिति है? संभल, औरंगजेब, मंदिर, मस्जिद, मथुरा, तमाम तरह की बातें आने लगी हैं। पहले स्थिति यह थी कि मोदी जी के नाम पर, विकास के अपने नैरेटिव के नाम पर, एक गुड गवर्नेंस के नाम पर आपकी जनता वोट देती चली आएगी, और यह पूरा का पूरा जो परसेप्शन था वो खारिज हो गया। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कई चुनाव ऐसे हुए जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। यह नैरेटिव लगभग खत्म हो गया कि मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं दी जा सकता। ये जो संघ का मुखपत्र है वह कह रहा है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते। आपको और मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के नाम पर यह सरकार बात कर नहीं सकती। अगर आप गवर्नेंस की बात करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर पिछले 11 वर्षों में इस सरकार ने इस देश के लोगों को क्या दिया। अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, जो वायदे किए गए थे कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, उसका समाधान किया गया। जो किसानों की आय दुगनी करने की बात की जा रही थी, उन लोग पूछेंगे आपसे कि किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई, किसान आंदोलन क्यों है, जो असंगठित क्षेत्र है, मजदूर हैं, उनकी स्थिति कहां तक आप बेहतर कर पाए, लोगों की आय बढ़ाने के लिए आपने कौन से काम किए। ये तमाम गवर्नेंस के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मणिपुर की स्थिति लगातार क्यों बनी हुई है, उसको लेकर के आपने गवर्नेंस का कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया। राजनीतिक विमर्श को लेकर के आपने कौन से उदाहरण प्रस्तुत किए। संसद के जो महत्व बेहतर होने चाहिए था, विमर्श अच्छे होने चाहिए था, उनको लेकर के आपने कार्रवाई, तमाम तरह की बातें आपसे उठेंगी। तो गवर्नेंस पर सरकार बात नहीं कर सकती, और जो इसके पुराने एजेंडे थे वह विफल हो चुके हैं। लोगों ने आपको एक विकास के नाम पर जन समर्थन दिया, वो बात खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास वो नेता, जिस नेता के नाम पर, जिस व्यक्ति चेहरा दिखा करके आप जन समर्थन हासिल कर रहे थे, और उसकी लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है, वो अकेला चेहरा नहीं रह गया जिसके नाम पर आप चुनाव जीत सके, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस व्यक्ति से ये चुनौती मिल रही है उस व्यक्ति को खारिज किया जाए, उस व्यक्ति की लोकप्रियता को प्रभावित किया जाए, और वो हो नहीं पा रहा है। आज स्थिति है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के एकमात्र नेता के रूप में स्वीकृत हुए। वह विपक्ष की आवाज बन करके आए। इस चुनाव में कांग्रेस का और विपक्ष का, इंडिया दल समूह का प्रदर्शन भी बहुत ही शानदार रहा, जो जिसकी अपेक्षा बीजेपी कभी नहीं करती थी। बीजेपी ने जो नैरेटिव्स बनाए थे, और आज के में जब हम आप चर्चा कर रहे हैं तो उस स्थिति में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। जिस विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी लगातार खारिज करने का प्रयास करती रही, अविश्वसनीय बनाने का प्रयास करती रही, यह लोगों के बीच में सवाल पूछती रही कि आखिर विपक्ष है कहां, उस विपक्ष को राहुल गांधी ने लोगों के बीच में विश्वसनीय बनाया। जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर के वो लगातार सक्रिय रहे। विपक्ष के नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप ये पार्टी साबित नहीं कर पाई। आज वही पुराने राग लापे जा रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को लेकर के ये जमानत पर है। अरे जमानत पर है, उस जमानत को रद्द कराने के लिए कौन से आपने प्रयास किए? जमानत कौन सा ऐसा आश्वासन है जिसको लेकर के जिसको खारिज नहीं कराया जा सकता? तमाम लोगों के जमानत का विरोध करती है सरकार, कोर्ट में जाकर कहती है कि साहब ये जमानत जो दिया गया इसे विचार किया जाए, इसको रद्द किया जाए। ये नया अभिलेख हमारे पास सामने है। तो उस मसले पर भी आप कुछ नहीं कर पाए अदालत में, और अदालती कार्रवाई का श्रेय आप ले नहीं सकते। तो राहुल गांधी को घेरना, राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाना, उन पर प्रहार करना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्वाभाविक है। यह उसकी राजनीतिक जरूरत बन गई है। अगर वो राहुल गांधी पे प्रहार नहीं करेगी तो उसके लोकप्रियता में, उसके नेताओं की लोकप्रियता में जो गिरावट आई है और तेजी से बढ़ती चली जाएगी। आज राहुल गांधी उन सभी लोगों के विश्वास के केंद्र बन के हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से असहमत है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, उनको निराशा हाथ लगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये
ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, उन कोशिशों को भी राहुल गांधी ने रोकने की कोशिश की। अब वो भी नहीं चलने वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी टारगेट होंगे। राहुल गांधी टारगेट नहीं होंगे ये तो मैंने सोच के बाहर है। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये तरीका, संसद चलाने का जो उन्होंने तरीका अपनाया, इससे भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल आप हमला कीजिए, आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो, लेकिन ये तरीका नहीं है। अगर आप बोलने की कम अवसर नहीं देंगे तो अभ्यर्थी बोलेगा कहां? फिर यह बात राहुल गांधी या विपक्ष के नेता लगातार कहते रहे हैं कि संसद में उनको बोले नहीं दिया जाता, ये तो प्रमाणित होती है। आपने सरेआम, आप एक पहले आरोप ये लगते थे कि आप उनके माइक बंद कर देते हैं, आज आप सदन की कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। एक स्टेप आगे चले गए कि जब आपको कहने का मौका आएगा सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी, और सदन की कार्रवाई में नेता विपक्ष का की जो बात है वो अभिलेख में शामिल नहीं हो पाएगा। ये एक तरीका अपनाया गया, ये तो कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी इन तौर तरीकों से अपनी विश्वसनीयता को, गिरती विश्वसनीयता को बहाल नहीं कर सकती। अपने नेता की लोकप्रियता को रोक नहीं सकती है। और ये जो इनके अपने नैरेटिव्स हैं ये ध्रुवीकरण के, अब वो चलने वाले नहीं है। एक वर्ग है निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि इनका जो एक समर्थक वर्ग है उस समर्थक वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने की एक कोशिश है। हो सकता है कि सफल हो जाए। जो 15%, 20%, 25% लोग इनके समर्थन में हैं, उन लोग उनके साथ रह लें। लेकिन जिनके समर्थन से आप सत्ता में आते हैं उनमें जो बिखराव शुरू हुआ है, उस बिखराव को रोकने के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। और अगर आप इस तरीके से कि विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, नेता विरोधी दल के ऊपर तरह तरह के आप इस तरह के आरोप लगाएंगे और उनकी छवि को दूषित करने का प्रयास करेंगे, उससे आप राजनीतिक माइलेज हासिल नहीं कर सकते। राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए, राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए आप राजनीतिक तरीके से ही चुनौती दे सकते हैं कि जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो कितनी सही है, कितना देश हित में है, नहीं है, और जनहित में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको बोलने की अनुमति न देकर के, उनको बोलने देने का अवसर न देकर के आप राहुल गांधी की राजनीतिक साख को और मजबूत कर रहे हैं। और राहुल गांधी की बढ़ती हुई राजनीतिक साख भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय राजनीति के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र के लिए, भारत का लोकतंत्र बड़ा लचीला और बहुत ही इसकी तारीफ होती है, लेकिन उसके लिए भी ये खतरनाक है। और इस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं। जरा शकील जी एक बार फिर आना चाहता हूँ आपके पास। शकील जी, इधर लोकसभा में वक्फ बिल पर भी चर्चा होनी है और उसको लेकर भी बहुत सारी बातें। पटना में आप देखिए, आज तबीयत खराब होने के बाद भी लालू प्रसाद पहुंचे वहाँ। तेजस्वी यादव का भाषण आपने सुना ही, और बहुत ही शानदार भाषण दे रहे थे तेजस्वी यादव। और इधर दिल्ली में जो चल रहा है, तो इधर दिल्ली में राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं, पटना में तेजस्वी यादव, लखनऊ में अखिलेश यादव, ये तमाम युवा नेता आप देखिए। लेकिन बीजेपी जो कर रही है, अभी प्रिविलेज मोशन के लिए इन्होंने, जयराम रमेश ने भी एक चिट्ठी लिखी है और उसमें भी अमित शाह के ऊपर, अमित शाह ने जब पीएम केयर फंड और इसकी बात हुई है, इसको लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ है। उन सब पे आएंगे, थोड़ा पंकज चतुर्वेदी जी और अच्छे से बताएंगे। लेकिन आपसे ज़रा समझना चाहता हूं शकील जी कि क्या यहाँ अब ये सेशन जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक खाली है। विपक्ष को जिस ढंग से यहाँ किया, मतलब उनके साथ जो रवैया, विपक्ष के साथ जो रवैया है, सत्ता पक्ष का, ओम बिरला साहब का, चाहे धनखड़ साहब का, जो पिछले 10 साल से हम देखते आए हैं, क्या उसी चीज को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? जबकि 240 सीटों वाली ये भाजपा है, उसके बाद भी वही दमखम, वही सारी चीजें, तो इतनी ताकत आखिर है कहां से? वक्फ बिल का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका पक्ष ले रहे हैं नीतीश बाबू, उसका पक्ष ले रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो नाराज है इन लोगों से। कब तक उनकी नाराजगी ये झेल पाएंगे? देखिए, वक्फ बिल पर सरकार की तरफ से सदस्यों को समझाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वक्फ बिल एक ऐसा बिल है जिसमें मुसलमान शब्द आता है और ये बीजेपी को बहुत सूट करता है। बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं है कि ये पास होगा नहीं होगा, नीतीश कुमार समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल का सवाल जब तक जिंदा रहेगा
मुसलमान नाम जब तक रहेगा उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वोट मिलता रहेगा, इससे जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता रहेगा। इसलिए वो हर बार ढूंढ ढूंढ के कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लाते हैं। जाहिर है कि तेजस्वी को, कांग्रेस को, अखिलेश को इसका विरोध करना है और वो कर रहे हैं इसका विरोध, लेकिन बीजेपी इस इशू को खत्म नहीं होने देगी। दूसरी बात, ये जो आज संसद में हुआ, इसको लेके कांग्रेस के सदस्यों में बहुत ज्यादा नाराजगी का भाव है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कांग्रेस के लोगों ने कि खुद प्रधानमंत्री मोदी सूर्पणखा शब्द का उपयोग कर चुके हैं। राज्यसभा में उन्होंने कहा था रेणुका चौधरी के लिए, तो उस समय जो है राज्यसभा के जो सभापति थे वेंकैया नायडू, उन्हें याद नहीं आई सारी संसद की गरिमा। मतलब कि बीजेपी या प्रधानमंत्री कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हैं, और राहुल कुछ भी नहीं बोले। राहुल ने एक शब्द भी नहीं बोला, राहुल को बोलने का मौका भी नहीं दिया। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का आचरण, नेता प्रतिपक्ष को मर्यादा में रहना चाहिए। क्या करा नेता प्रतिपक्ष ने, ये बात बहुत क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा में आपने जिसका जिक्र किया वो बड़ा गंभीर मामला है। अमित शाह जो है पीएम केयर फंड के ऊपर जो है कांग्रेस का जो रिलीफ फंड होता था, प्रधानमंत्री सहायता कोष, उस पर बड़े गंभीर सवाल उठा रहे थे, और वो सवाल ऐसे थे जो तथ्यात्मक रूप से कांग्रेस का कहना है कि पूरी तरह गलत थे। इसलिए सदन को गलत जानकारी देने के लिए कांग्रेस जो है उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जो है इस लाने जा रही है। देखिए, सारी की सारी जो राजनीति है वो इस समय ये है कि बिहार के चुनाव में किस तरह से ध्रुवीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा तेज किया जाए। उन्हें अब नीतीश की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतीश के साथ जो सांसद हैं वो जिस दिन चाहेंगे वो डायरेक्ट उनके साथ आ जाएंगे। तो इसलिए आज मोदी जी को इस बात की चिंता नहीं है कि नीतीश के सांसद जो है कम हो जाएंगे। इसलिए वो पूरी ताकत के साथ में इस बात का वक्त का मामला उठा रहे हैं और बेपरवाह हैं। देखिए, अब बिहार में कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इससे और मोदी जी घबराए हुए हैं। पहले उसने अपना संगठन व्यवस्थित किया, नया इंचार्ज बनाया, अध्यक्ष बनाया, और अब उसने महागठबंधन का ऐलान कर दिया। ये महागठबंधन का ऐलान सबसे ज्यादा बीजेपी को परेशान करने वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, क्योंकि खुद नीतीश का मानसिक स्वास्थ्य जो है अब बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रगान में जो उन्होंने हरकत की, विधानसभा के अंदर वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उसे देख के बीजेपी बहुत खुश है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब जेडीयू के लोग खुद ही उससे कहने लगेंगे कि साहब आप अपना मुख्यमंत्री बनाओ। पहले ये चर्चा थी कि शायद जयंत जो है नीतीश कुमार जी के बेटे वो आ जाए, पर नीतीश के आसपास जो 4-5 लोग घेरे हुए हैं वो बनते तो नीतीश के खास हैं, और वो दरअसल बीजेपी के लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि जयंत किसी भी तरह से राजनीति में आए। वो नीतीश की सारी जो कमाई है वो सब बीजेपी को वैसी की वैसी सौंपना चाहते हैं, लेकिन वो जाएगी नहीं। नीतीश ने जो राज किया है, 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे वो, और बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है उनके पास। वजह, उन्होंने अति पिछड़ा, अति दलित, पसमानदा मुसलमान नाम का एक ऐसा जनाधार तैयार किया है जो 16-17 वोट बैंक है, प्रतिशत वोट बैंक है जिसका, और फिर थोड़ा फ्लोटिंग वोट और उनको मिल जाता है। इसी के दम पे वो कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं। लेकिन इस खराब मानसिक स्थिति में अब वो फ्लोटिंग वोट उनके साथ नहीं रहेगा। कमजोर नेता जो है वो राजनीति नहीं कर सकता, चला तो सरकार भी नहीं सकता, मगर वह अधिकारी लोग होते हैं। तो 2-4 महीने की बात है, अक्टूबर-नवंबर में वहां चुनाव होना है, तो वो शायद जो है किसी तरह घसीट के सरकार चला लें, मगर पार्टी बिल्कुल नहीं चला सकते। तो उनका वोट बैंक कहां जाएगा, उनका जनाधार कहां जाएगा? कांग्रेस ने यही सोच के आरजेडी के साथ समझौता किया है। जो 16% के करीब वोट बैंक है वो बीजेपी के पास जाने वाला नहीं है। अति दलित नहीं जाएगा, अति पिछड़ा नहीं जाएगा, पसमानदा मुसलमान नहीं जाएगा। वो कांग्रेस और आरजेडी के पास रहे, सीपीआई-एमएल के साथ रहे। इसके लिए सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जरूरत है, और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। बिहार चुनाव जीतना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद जो है, अभी आपने सुनाया
शत्रु का, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। अगर यहाँ पे बीजेपी हार गई बिहार में, तो पश्चिम बंगाल में भी उसके लिए मुश्किल होने वाली है। नहीं तो पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए मोदी जी बहुत मुश्किल कर देने वाले हैं। तो इसलिए जो है ये सारा गणित जो है वो सिर्फ एक ही बात का गणित है कि मोदी जी जब कमजोर हो रहे हैं तो और ज्यादा से ज्यादा वो तीखे प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। 240 उनकी सीटें आई हैं, लेकिन 240 सीटें आने के बाद नीतीश पर उन्होंने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। और हमें लगता है कि अब ये बात बड़ी क्लियर है कि नीतीश अब उनके पूरी तरह उन्हीं के रहमो करम पे राजनीति कर रहे हैं। अब नीतीश से कोई उम्मीद करना बेकार है। अगर नीतीश किसी तरह चाहे भी कि बीजेपी से पिंड छुड़ा ले, तो उनके मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दे के उनके आसपास के लोग उन्हें वो काम करने भी नहीं देंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम चर्चा में आप लोगों के बीच रख रहे हैं दोस्तों। और लोकतंत्र कैसे कमज़ोर हो रहा है उसकी चर्चा, और बहुत वाजिब, बहुत इम्पॉर्टेंट। जरा प्रशांत जी आपसे भी इसी मसले पे आपके विचार भी, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहुल गांधी इधर लोकसभा में, राज्यसभा में उधर ओम बिरला लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लगातार सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब दिख रहा है ऐसा कि वो भागती हुई नजर आ रही है। जैसा आज ओम बिरला ने किया है, वो बचने के लिए आप भाग रहे हैं, किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढना चाहते, आप वहां से भाग रहे हैं। और ऐसे ही उधर जगदीप धनखड़ साहब के साथ लगता है। लेकिन ऐसे में लोकतंत्र क्या मजबूत होगा? कमजोर तो होगा। प्रशांत, देखिए जगदीप धनखड़ की जो आप बात कर रहे हैं, जब जस्टिस वर्मा के यहाँ ये हादसा हुआ आग लगने का और नोटों के बंडल दिखाई दिए, उसकी पूरी डिटेल भी सामने नहीं आई थी। जगदीप धनखड़ जी ने एक स्टैंड ले लिया था, और तभी से मुझे कुछ लग रहा था कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया। और अब आप देखिए कि वो नोटों की बात पीछे आ गई और बात सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह से कब्जा किया जाए ये बात चल गई, और वो चेंबर में बातें हो रही हैं, ओपन डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाना चाहते हैं। और मैंने जो पिछले अपने वक्तव्य में कहा था कि कितने मैंने गिनाए थे कि क्यों औरंगजेब आ रहा है, क्यों राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्यों इतना परेशान हो गए कुणाल कामरा, एक कॉमेडियन से, जो कि विधायक भी नहीं है, कॉमेडियन, एक आर्टिस्ट है। जबकि मनमोहन सिंह के समय मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कॉमेडी होती रही। लालू प्रसाद यादव की नकल लालू जी के सामने लालू श्रीवास्तव ने की और वो हंसते रहे जी। लेकिन ये सरकार इतना क्यों संवेदनशील है, इतना क्यों परेशान हो रहा है? देखिए 3-4 और कारण हैं। मैंने कारण दबाए, कौन कौन सी नसें दब रही हैं? दो तीन नसें और दबी हुई हैं। एक कास्ट सेंसस का मामला है, और कास्ट सेंसस की वजह से सेंसस भी नहीं करवा पा रहे हैं। 2022 के पहले अगर सेंसस करा लेते तो शायद करा लेते, जो 2021 में पेंडिंग था, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन 2023 के बाद राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस का मामला उठा दिया राष्ट्रीय स्तर पर। तो कास्ट सेंसस एक परेशानी है, और कास्ट सेंसस हुआ तो सारा का सारा जो पूरा इनका ताश का घर है, जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो एक झटके में गिर जाएगा। दूसरा, विपक्ष ने बहुत समझदारी के साथ ईवीएम से हटकर और इलेक्टोरल रोल पे फोकस अपना कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हो गई, अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए, लालू प्रसाद यादव भी शामिल हो गए, आरजेडी भी शामिल हो गई, और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी शामिल हो गई। उद्धव ठाकरे शिवसेना भी शामिल हो गई, एनसीपी शामिल हो गई, जो महाराष्ट्र में हुआ। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और एक जो है जिसको कहें कि पब्लिक में एक बात चली गई कि नहीं, ईवीएम नहीं, ये इलेक्टोरल रोल के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और ये असली नस जो है
वहाँ इलेक्शन कमीशन की दब जाती है। उसी के बाद आप देखिए कि डेवलपमेंट क्या होता है कि आधार से लिंक किया जाएगा। अब उसमें रोज नई नियमावली, रोज नई शर्तें, रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से परेशानी है, आरएसएस से परेशानी है, एक नई परेशानी जो है वो इलेक्शन कमीशन की आ गई। और तीसरी एक और बड़ी परेशानी है जो कि जिसके संकेत मिल रहे हैं और जिसका ये सलूशन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, तमाम कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों ने अपने मीडिया लगाया इनके लिए और मोदी जी की एक 56 इंच वाली इमेज बिल्ड की, पूरा दिन रात हिंदू मुसलमान नफरत का एजेंडा चलाया, अभी भी चलाते हैं जी। उस मीडिया को चलाने वाले उद्योगपति के ऊपर अब मुसीबत आई है। अब उसको कंपटीशन आ रहा है। स्टील एल्युमिनियम पे 25% की ड्यूटी लग गई, यहाँ डंप होगा। जहां पे टेस्ला कार आएगी, यहाँ दूसरी चीजें आएंगी। तो रिलायंस को किस तरीके से दबाव अमेरिका बना रहा है वो मैं चर्चा कई बार कर चुका हूं यहाँ पे। उसका सलूशन मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। उन उद्योगपतियों को जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके मीडिया आपके लिए चलाया, आज उनको जरूरत है। तो आज आप ट्रंप से ये नहीं कह पा रहे हो कि मुकेश अंबानी का जो रूस से तेल आना है उसको आने दो। वेनेजुएला से जो तेल मुकेश अंबानी को मिलना है उसको आने दो। ये वो नहीं कर पा रहे हैं। ये दबाव आ रहा है, बहुत बड़ा दबाव ये आ रहा है, जिसको आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अब जब ये 2 अप्रैल के बाद टैरिफ चालू होंगे, दो नई चीजें आ रही हैं। कॉटन और मक्का अमेरिका का यहाँ आने को तैयार है। हमारे देश के कॉटन के किसान पहले से आत्महत्या करते हैं। हम लोग उन इलाकों में गए थे विदर्भ के जी। कॉटन, जब अमेरिकन कॉटन आएगा तो हमारे कॉटन के किसान का क्या होगा, हमारे जो कपास के किसान उनका क्या होगा। तो तमाम तरीके से डंपिंग होने वाली, इन तमाम चीजों की, बेरोजगारी, महंगाई, वो सब चीजें हैं अपनी जगह, उसमें कहीं कोई सलूशन नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी जी के हाथ से गवर्नेंस और नैरेटिव दोनों स्लिप हो रहा है, निकल रहा है हाथ से, और जिस वजह से सारी बेचैनी है, और ये बेचैनियां और बढ़ेंगी। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बेचैनियां बढ़ेंगी। जरा पंकज जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा अभी प्रशांत जी बता रहे थे, सबसे बड़ी समस्या जा रही है कि यूएस और उसके आसपास के देशों ने अपने यहाँ पे बीटी कॉटन और बीटी मक्का दोनों को परमिट कर रखा है। इसके कारण क्या है कि उनके यहाँ छोटे से यील्ड में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, उनकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है। जब वो हमारे यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तब आप सोचिए कि हमारा जो किसान है वो कहाँ जाके खड़ा होगा। वो तो उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। एक तो हमारे यहाँ बीटी नहीं है, दूसरा है कि हमारे यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तीसरा अभी लेटेस्ट बजट में स्थिति देख लीजिए एग्रीकल्चर और उसकी क्या स्थिति कर रखी है। आपको बताऊं कि 1 साल का एग्रीकल्चर का जो हमारे यहाँ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम जाता 2000 करोड़ रुपए, और उसका जो पेमेंट है जो बड़ी मुश्किल से वो 600 करोड़ रुपए का। अब आप सोच लीजिए कि जो ये कृषि बीमा है वास्तव में कृषि कंपनियों के लिए ही है। ये जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी प्याज को लेकर चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ, प्याज की डंपिंग को लेकर। हमारे यहाँ प्याज को उन्होंने निर्यात से रोक दिया, अब वहां पे प्याज के दाम नीचे डाउन होने लगे। ये जितनी चुनौतियां आर्थिक तंत्र के ऊपर आ रही हैं, इसके अलावा जो एक नरेशन पिछले 15 साल में पप्पू, कांग्रेस का, नेहरू का, फलाना ये सब किया था, वो ट्विटर के एक एग्रीगेटर ने वो सबको धमाल उसको कोलैप्स कर दिया है। तो अब इनके पास में जो अल्टरनेटिव है उस पर ये सोच नहीं पा रहे हैं। और अब आप देखिए कि ये जो आप घटना शकील साहब ने थोड़ा चर्चा किया, इन्होंने अमित शाह ने पार्लियामेंट में कह दिया कि जो पिछला प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री राहत कोष था उसके बाद सोनिया गांधी का कब्जा था, सोनिया गांधी उसको हैंडल करती थी। पार्लियामेंट में कह रहे हैं, और वो अवैध बात है, गलत बात है, इसलिए उसमें विशेषाधिकार नोटिस दिया गया। अब आज अभी लेटेस्ट एक घटना जो है
कि जो अमेरिका का जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों की बहुत बुरी स्थिति पे एक चिंता जताते हुए कहा है कि जो हमारी रॉ है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, उस पर पाबंदी लगा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे अपराधों में शामिल है। ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। तो अब आप देखिए कि यदि यूएस की एक जो स्वतंत्र एजेंसी इस प्रकार का सवाल खड़ा कर रही है, तो कल ये जो सवाल है वहां की सीनेट में भी खड़े होते हैं। वहां पे सीनेट में बहुत सारे प्रो पाकिस्तानी, एंटी इंडियन सीनेटर्स भी हैं और वो इस प्रकार की चर्चा करते हैं। तो इसका असर सीधा व्यक्तिगत दो देशों के रिश्तों पे नहीं पड़ना है, दो देशों की इकोनॉमी में पड़ना, दो देशों की बिजनेस पे पड़ना है, और जिसका खामियाजा भारत को उठाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभद्रता, अश्लीलता, लुच्चापन बोलने का एक रिवाज शुरू हो गया है। आज वो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उन्होंने इशारा किया, जिसको आप समझ सकते हैं, हमारे यहाँ तो कटे फटे को ऐसा इशारा करके को लेने का रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो यदि राजा कटा फटा हो तो उसको अलग कर देते हैं, और हम तो मूर्ति भी टूट जाए तो अलग धर देते हैं। मोहन यादव जी, आप राजा नहीं हैं। मोहन यादव जी, इस देश में आपके प्राइम मिनिस्टर ने जो कटे फिटे जिनको आप कह रहे हैं, यदि विकलांगों के लिए कह रहे हैं तो उनको दिव्यांग कहा है। ये कुछ भी बोलना, इनके जितने सिपासलार हैं इस तरीके की हरकतें करते जा रहे हैं। जितने पर्ची चीफ मिनिस्टर हैं, पर्ची चीफ मिनिस्टर यही राजस्थान में कर रहे हैं। हमारा योगी जी तो यानी मेन इन हरी के हिसाब में है, वो इस समय उनको बिल्कुल लग रहा है कि वो दौड़ के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाएं। उनके आड़े इधर अमित शाह आ रहे, इधर आरएसएस का अपना ये रूल चल रहा है। कुल मिला के आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो एक इस समय एक विकट स्थिति में, जबकि 2 सत्र 10 साल उन्होंने निरंकुश होकर शासन किया। और अभी तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर खाने की चर्चा है वो ये है कि मुस्लिमों को ठेकेदारी में आरक्षण या वक्फ बोर्ड जैसे बिल को लेकर ये अभी 6 महीने 7 महीने खींचेंगे, और जब सभी सांसद एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन पाने के, तो इस नाम पे वो सरकार को कुर्बान कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि देखो हम हिंदू राष्ट्र की सरकार है। एक पैरेलल पॉलिटिक्स उनकी इस तरीके की भी चल रही है। क्योंकि अब देखिए, अभी हमारे सामने रोजगार के सवाल, कृषि के सवाल, ये सब सामने खड़े हो रहे हैं। और आप नेक्स्ट 3 मंथ देखिएगा, ये देश जो है इतनी भयंकर चरम गर्मी और लू से गुजरने वाला है। आज का तारीख में पंजाब और राजस्थान, हरियाणा, 3 राज्यों को जो रिजर्वायर्स है उसमें 50% से कम पानी है, जबकि बरसात आने में भी 90 दिन है। अब आप देख लीजिए कि ये जो संकट खड़ा होने वाला है, ये एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करेगा और फ्लोरा फौना को भी इम्पैक्ट करेगा और आम आदमी को भी करेगा। इसके लिए इस सरकार के पास में कोई योजना नहीं है। हर बार की तरह उन्होंने बोल दिया लू को हम नेशनल कैलामिटी करके स्पेशली उसमें तैयारी करो। आपने क्या तैयारी की है उसके लिए? कोई तैयारी नहीं है। तो ये जो तात्कालिक चुनौतियां हैं और जिस प्रकार की राजनीतिक चुनौतियां हैं, उससे ही हम हटाने के लिए कहीं कुणाल कामरान, तो कहीं पे औरंगजेब, तो कहीं ये सब जो तमाशे इनके शुरू हो गए, उसका विशेष उद्देश्य ये है कि मुद्दे से जनता भ्रमित रहे। क्योंकि अब मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा जनता को उतना नहीं इफेक्ट कर रहा, वो बन गया, खत्म हो गया। कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा वो इस प्रकार से यानी हवा नहीं पकड़ पा रहा है। तो इनके सामने चुनौती ये है कि हम किस प्रकार से पोलराइजेशन का जो उनका तंत्र है उसको कैसे एक्टिवेट करें। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पोलराइजेशन। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब बस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल बचा हुआ है, जिस पर 2026 में हम काबिज हो जाएंगे। तो और उधर दक्षिण में तमिलनाडु पर हमारी ही सरकार आने वाली है। तमिलनाडु में अगले साल जब चुनाव होगा, तो चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्वोत्तर हो, पूरब हो, हर तरफ अमित शाह इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह देते हैं कि हमारी ही सरकार आने वाली है। और बाद में सरकार कई जगह, जैसे पिछले दिनों हमने देखा भी, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में इनकी सरकार आई भी। तो अब लगता है कि जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस आखिर क्यों है, इसकी विवेचना भी होनी चाहिए, इसका विश्लेषण भी होना चाहिए। जरा सुनील शुक्ला जी,
आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि बिल्कुल अब तो कह के चुनाव जीत रहे हैं, कह के, क्या माना जाए? नहीं, ये जो कह के चुनाव जीतने वाली बात है या कहना कि हम चुनाव जीत रहे हैं, यह केवल अपने लिए माहौल बनाना है और जो चुनौती देने वाले राजनीतिक दल है उसमें भगदड़ पैदा करने की कोशिश करना। आप याद कीजिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, कितने नेता टूट के चले गए उनके साथ। लोगों को लग रहा था कि नहीं अब तो भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? आप कोई बेहतर, अगर आपके पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा और कोई विकल्प तो है नहीं। पूरा का पूरा साउथ भारतीय जनता पार्टी को लगभग अस्वीकार कर चुका है। आज परिसीमन के नाम पर, भाषा के नाम पर, त्रिसूत्री भाषा के नाम पर पूरा का पूरा जो दक्षिण के राज्य हैं वो एकजुट हो गए हैं। वो राजनीतिक दल भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो इनको कहीं ना कहीं एनडीए के सदस्य हैं, इनके साथ खड़े हैं। कहां से हो जाएगा? आपने पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं तमिलनाडु में और केरल में, अरब में सत्ता में आने के लिए। ये अच्छा खासा तेलंगाना में उन्होंने लोकसभा में लोगों ने जन समर्थन दिया था, विधानसभा का चुनाव लोगों ने खारिज कर दिया। बड़ी कोशिश की उन्होंने आंध्र प्रदेश में घुसने की, लेकिन बिना चंद्रबाबू नायडू के कोई राजनीतिक ताकत नहीं बनती है बीजेपी की। तो साउथ में कोई में नहीं, केवल ये बात कहना या बात कह करके एक राजनीतिक माहौल बनाना, नैरेटिव बनाना, इस कला में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और भारतीय जनता पार्टी केवल एक नेता नहीं, एक दिन में 20 सभाएं इनकी होती हैं। बड़े बड़े नेता हैं, तमाम अपने केंद्र, अपने सांसद के मुख्यमंत्रियों को बुला लिए, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर दी। राजनीतिक सच्चाई ये नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, किस बिना पर दावा कर रही है? अब स्थिति है कि ये भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष में नहीं है। जब आप किसी राज्य विशेष में लोगों को कोई न कोई आश्वासन देते हैं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जिन राज्यों में आप 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से हैं, वहां पे आपने क्या किया। अब लोगों के बीच विमर्श का विषय है ये। और जो इनकम्बेंट है, उस इनकम्बेंट के खिलाफ जो बात आप कहना चाहते हैं वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। पिछला लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में क्या कर दिया? जो टीएमसी को तोड़ करके अपनी राजनीतिक ताकत बटोरने की कोशिश की थी, टूटे हुए लगभग सभी नेता, 2-3 नेताओं को छोड़ दीजिए, सब टीएमसी में वापस चले गए। कोई नहीं रुका बीजेपी में। जो बीजेपी भ्रष्टाचार के नाम पर बात कर रही थी, वो जितने भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगाया था बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के नेताओं के ऊपर, उसमें से अधिकांश नेता बीजेपी में है। आपने उनको विपक्ष नेता बना के रखा हुआ है। तो कौन सी नैरेटिव आप खिलाएंगे वहां सिवाय ध्रुवीकरण के? और मैं जितना पश्चिम बंगाल को मैं जानता हूं, उस राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आसान नहीं है। वो एक सहअस्तित्व के साथ जीने वाला पूरा का पूरा समाज है। वो अपने उत्सव, अपनी जीवन शैली, वो अपने त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इस बात का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति इसका विशेष लगाव है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या जनता भी इसको स्वीकार कर रही है? लोग भी इसको स्वीकार कर ले रहे हैं? जो पश्चिम बंगाल का मूल निवासी बंगाली समुदाय है, भद्रोजन है, वो उसको स्वीकार कर ले रहे हैं। ये विमर्श का विषय होना चाहिए। वो स्थिति मुझको नहीं लगती है। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय, यहां तक कि जिस हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां चुनौतियां हैं। आखिर बिहार में आरजेडी का मुकाबला या महागठबंधन का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी ताकत है, कौन सा एजेंडा है, कौन लीडरशिप है वहां? और आरजेडी ने जो विधानसभा चुनाव के बाद से जो एक राजनीतिक ताकत बन के उभरी है, वो उस चुनौती को तो आप कमजोर कर नहीं पाए। आज राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, वो इस ध्रुवीकरण की राजनीति के ऊपर हावी है। यह आपको दिखाई पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ा जब लोकसभा का चुनाव हुआ। बिहार की स्थिति वही बनेगी। वो हालत नहीं रह गई है कि आप एक तरफा चुनाव, आप जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में लोग 2014 का समर्थन एक तत्कालीन सरकार के खिलाफ उभरा हुआ जन आक्रोश था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बेहतर शासन देने का आश्वासन था। विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए के वादे थे। बेरोजगारी और महंगाई से निपटने का एक लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश थी। उसका परिणाम था। और इन सभी मोर्चों पर लोग इनसे निराश हुए।
निराशा के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी अपनी उस राजनीतिक ताकत को बनाए रख पाएगी, मुझे इसमें संदेह है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। निराशा और आशा, इन दोनों के बीच सबसे बड़ी चीज है कि क्या लोकतंत्र को मजबूत करने में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों साथ साथ आएंगे। विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता है, कई जगह अपनी बातें रखना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले समय में इन सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सब